हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 28 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और क्वेश्चन डिस्कस किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को जो है इसका लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो कैसा है ये भी लास्ट तक देखकर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि इसका पीडीएफ जो होता है आपका टेलीग्राम पर जो है मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप जो है ले सकते हैं टेलीग्राम। तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पालतू भेड़ और बकरियों को एफएमडी फूट एंड माउथ डिजीज पैर और मुंह की बीमारी से बचाने के लिए कब तक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो विकल्प में 2028, 2025, 2030, 2032। सही उत्तर आपका रहेगा 2030। अभी हाल ही में डेयरी मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि इस पे जो है ये फूट एंड माउथ डिजीज जो है इसको खत्म करने के लिए इस पे काफी तेजी से कार्य हो रहा है और इसका लक्ष्य जो है कि टीकाकरण 2030 तक टीकाकरण का लक्ष्य है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो इसमें देखिएगा 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया इसको खत्म करने के लिए, पैर और मुंह की जो बीमारी है पालतू भेड़ और बकरियों में। तो इसका जो है जाने जब इसका टीकाकरण लगता है, टीकाकरण है तो ये वायरस से होने वाला बीमारी है। किसी भी डिजीज में अगर वायरस से हो रहा तो वहाँ टीका लगता है। अगर वैसे नॉर्मल बीमारी है तो वहाँ जो आप मेडिसिन या नहीं दवा लेते हैं, लेकिन जो है वायरस से हो रहा तो वहाँ आपका टीका लगेगा प्रोटेक्शन के लिए। तो कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। तो इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या है? पैरों में सूजन होना। पैरों में सूजन मतलब कहाँ? खुर के आसपास जो है वो सूजन हो जाता है, तो जिससे उनको चलने में जो है समस्या होती है, चल नहीं पाते हैं, चलने में समस्या होती है। फिर उसके बाद ये अल्पावधि के लिए बुखार होता है, 2 से 4 दिन के लिए बुखार होता है, 2 से 4 दिन के लिए। और मुंह से लार गिरना, मुंह से, क्योंकि इसका बीमारी का नाम ही देखिए क्या है, मुंह, पैर और मुंह की बीमारी, फुट एंड माउथ डिजीज। तो मुंह से क्या होगा? लार गिरेगा। उसके बाद ये इसका उत्पादन क्षमता है कम हो जाता है, उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो दूध दे रहे हैं तो दूध देना कम कर देंगे, तो ये उत्पादन क्षमता होता है। उसके बाद जो है अगर उनको जो है गर्भावस्था में है तो गर्भपात जल्दी हो जाता है। तो ये सब जो है उसके जो है लक्षण है और बीमारी जो है काफी जो है नुकसानदायक है, क्योंकि जो है भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। और इसके वजह से अभी कुछ दिन पहले लंपी वायरस आया था, आप लोग सुने होंगे। तो उसके वजह से कई सारे गाय जो है उनका मृत्यु हो गया और वो जो है दूध का उत्पादन काफी घट गया उनके माध्यम से, क्योंकि वो जो है बीमार हो गई तो दूध दे नहीं पाई उतना। तो इसीलिए जो है क्योंकि वो उस दूध का यूज भी नहीं किया गया, वो नुकसानदायक क्योंकि हो गया था स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से अगर ऐसी बीमारी होते रहेंगे तो जो है दूध का उत्पादन कम होगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी भारत में। तो ये है मतलब कब तक लक्ष्य है इसका? 2030 तक लक्ष्य है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये देखिएगा मुंह में इनके जो है इस तरह से कुछ हो जाता है, खाने में भी समस्याएं ये, और खुर में इनके जो है हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? 2024 इसको कह लीजिए। 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? विकल्प में भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन। चीन के बीजिंग में, चीन की राजधानी जान रहे हैं बीजिंग है। तो 8 से लेकर के 16 अगस्त तक ये आयोजन हुआ इसका, 1 हफ्ते तक लगभग। तो कहाँ हुआ? चीन के बीजिंग में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो आपके देश पूछा जा सकता है या सिटी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है भारत के जो है छात्र अब की बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इसमें भारत के छात्र जो है 3 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज यानी कांस्य और स्वर्ण, और 2 सिल्वर यानी रजत,
पदक जो है लेकर आए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ हो रहा था? चीन के बीजिंग में। ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो है ये 2003 में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के कैलगरी में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी कि कब हुआ था, 2003 से ये लगातार हो रहा है। इसमें जो है क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य देखेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये टीम वर्क की भावना को जागृत करता है। टीम वर्क, सहयोग, विचारों का आदान प्रदान, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत का इसमें देखेंगे, भारत इसमें जो है 2007 से भाग ले रहा है, और भारत एक बार जो है इसका आयोजन कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का 10वां संस्करण इसका जो है मैसूर में भारत में हुआ था। 10वां संस्करण कहाँ हुआ था? मैसूर, कर्नाटक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि भारत में अभी तक ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कभी हुआ कि नहीं, तो एक बार हो चुका है 10वां संस्करण। ये देखिएगा भारत की टीम जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में बीजिंग में, देखिए बीजिंग चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि जो है उससे आपको जो बराबर वीडियो मिलता रहेगा और हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहेगा, नए नए टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता रहेगा जिससे। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत के साथ कौन किया है? विकल्प देखिएगा, यूएसए, श्रीलंका, इजराइल, नेपाल। सही उत्तर आपका रहेगा इजराइल। इजराइल जो है आप जान ही रहे हैं, इजराइल माइक्रो इरिगेशन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन अपने कृषि के द्वारा अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में जो है अपना डंका पिटाता है। तो ये यहाँ का जो है इरिगेशन जो होता है बहुत अच्छे लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ इतना पानी की उपलब्धता है नहीं इजराइल में उस तरह से। लेकिन यहाँ का टेक्नोलॉजी है जो है माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म जो है सिंचाई, वो बहुत जो है विकसित है पूरे इजराइल में। उससे जो है सीख लेकर के हम अपने यहाँ भी इसका पानी का खपत को कम कर सकते हैं और जो है कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो है जल प्रौद्योगिकी केंद्र वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है यहाँ इसके द्वारा इजराइल के माध्यम से भारत में। तो कौन सा देश है? इजराइल। इजराइल से हम लोग टेक्नोलॉजी लेकर के बहुत अच्छे लेवल पे जो है सूक्ष्म सिंचाई जो है कर सकते हैं। तो कौन से देश के साथ किए हैं? इजराइल के साथ में। जान ही रहे पाइप के माध्यम से सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, ये सब बहुत जो है पानी को बचाने का बहुत बढ़िया तरीका है, और जो आपके फसल का उत्पादन है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में पैंटोंग टार्न सिनावात्रा, ये देख लीजिए नाम थोड़ा सा इनका टफ है, को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह है पैंटोंग टार्न सिनावात्रा। कहाँ की है ये? विकल्प में है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, थाईलैंड की, लाओस की। तो किस देश के लिए इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो इनको जो है बैंकॉक का यानी थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये सबसे कम उम्र की, देखने में ही शायद पता चल रहा होगा कि सबसे कम उम्र की होंगी। तो ये जो है सबसे कम उम्र की जो है प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की? थाईलैंड की, सबसे कम उम्र की। अभी कल या परसों में आपको न्यूज कवर किए थे कि जो है यहाँ एक थे श्रेथा थाबिसिन, उनको जो है पद से हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि अपने कैबिनेट में जो है एक क्रिमिनल हिस्ट्री जिसका था, उस वकील को जो अपनी क्रिमिनल में स्थान दिए थे, तो इनको श्रेथा थाबिसिन को हटा दिया गया था, जो अभी हाल ही में नियुक्त होके आए थे। तो इनको कोर्ट द्वारा हटा दिया गया था, तब उनके स्थान पे ये जो है थाईलैंड की पीएम बनी है। कौन? पैंटोंग टार्न सिनावात्रा। ये जो है थाईलैंड की दूसरी महिला सीएम है। तो कहाँ की है? थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम है।
सॉरी पीएम, तो ये कहाँ की है, थाईलैंड की। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह से कोई क्वेश्चन अपने आसपास पड़ोस वाले देश में घटित होता है तो वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का वहाँ वो फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसरो द्वारा EOS 8 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको कल वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन हम कहे आपको थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन इसका कवर कर दिया जाए। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, SSLV D3, SSLV D8, PSLV, GSLV, तो कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला SSLV D3 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ये भारत का सबसे छोटा जो है रॉकेट लॉन्चिंग है, रॉकेट है जिससे लॉन्च किया जाता है। इसको जो 15 अगस्त को लॉन्च करने का विचार था, लेकिन 16 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा। ये किस राज्य में है आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में कई बार वीडियो में बताया गया है। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और ये श्रीहरिकोटा किस झील के तट पर है और किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस झील के तट पे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पृथ्वी, इसका अवधि जो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का, ये 1 वर्ष का है। अब से लॉन्च किया गया है, 1 वर्ष तक चलेगा। ये पृथ्वी की कक्षा से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थापित किया गया है। और इसका कार्य जो है, इसका उद्देश्य जो है, कल आपको स्पष्ट कर दिए थे, पूरा डिटेल बता दिए थे। वैसे इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को सटीक जानकारी देना है, पर्यावरण के बारे में और आपदा प्रबंधन के बारे में। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बता दे रहे हैं आपको 15 अगस्त के दिन ही हुआ था। अब कब हुआ था आप कमेंट करके बताइए। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है, तो विकल्प में है कोटा, ग्वालियर, ओमकारेश्वर, प्रयागराज। सही उत्तर आपका रहेगा ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुआ है। तो कहाँ हुआ है? उत्तर भारत का ओमकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ये देखिए, फ्लोटिंग मतलब होता है नदी पर ही लगाया गया है, तैरेगा। और इससे क्या फायदा है कि इससे फायदा यह है जो खाली स्थान होता है जहां हम लोग कोई दूसरा काम कर सकते हैं, उस स्थान को ये बचाएगा। वहां जो, क्योंकि नदी में कोई विशेष काम हम कर नहीं पाते हैं, तो नदी के ऊपर ये तैरेगा और जो है जो खाली स्थान है उसको बचाएगा। तो ये नॉर्थ इंडिया का जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ओमकारेश्वर में लगेगा। लगभग ये 90 मेगावाट का बिजली से उत्पादन होगा, ऊर्जा उत्पादन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो विकल्प में है अट्टम, ऊंचाई, कांतारा, पुष्पा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अट्टम। अट्टम को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का दर्जा दिया गया है। तो किसे दिया गया है? अट्टम को। अगला इसके बारे में डिटेल पूरा देख लीजिए, किस फिल्म को जो है कौन कौन सा जो है दर्जा मिला है। तो ये जो है 2024 में घोषणा किया गया है, लेकिन ये 2022 की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उनको जो है सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 2022 के लिए है, 2024 में लेकिन इसको दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम होता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसी के द्वारा ये दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को यह प्रदान किया गया था। तो कब प्रदान किया गया था? 10 अक्टूबर 1954 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें देखिएगा बेस्ट एक्टर को किसको बनाया गया है, तो ऋषभ शेट्टी को जो है बनाया गया कांतारा मूवी के लिए। और इसमें देखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो 2 है बेस्ट एक्ट्रेस। नित्या मेनन को बनाया गया है तिरुचित्रम्बलम के लिए, चित्रम्बलम, और मानसी पारेख को बनाया कच्छ एक्सप्रेस के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बेस्ट फिल्म आपका देखेंगे तो कांतारा, और ये क्वेश्चन आपको बता दिए बेस्ट फीचर फिल्म जो है एटम। और ये क्वेश्चन जो आपके अलग से पूछा जा सकता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो कांतारा को मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए जो है, ऊंचाई फिल्म के लिए इन्हें नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस घोषित किया गया है। फिर अगला देखिएगा बेस्ट डायरेक्टर जो है, बेस्ट डायरेक्टर तो ये कौन है, सूरज बाणजात्या। ये ऊंचाई मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का दर्जा किसे दिया गया है, तो गुलमोहर को दिया गया है। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी कौन है, KGF 2। KGF 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत से कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जाएगा। तो आप सब जानते होंगे कि पेरिस समर ओलंपिक के बाद विंटर ओलंपिक आता है, तो जो है कहाँ हो रहा है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपका। पेरिस ओलंपिक में, पेरिस में होने वाला है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक मतलब आप जानिए एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक माने यानी जितने भी दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग, वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। उसके बाद इसमें कितने भारतीय जो है खिलाड़ी इसमें दल भेजा जाएगा भारतीयों का, तो 84 इसमें जो है 84 खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो है एक प्रमोद भगत है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको 18 महीने का बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि डोपिंग जैसे संबंधित विवाद के कारण उन्हें जो है बैन कर दिया गया 18 महीने के लिए। तो ये इसके बारे में हम आपको डिटेलिंग बताएंगे पूरा पैरा ओलंपिक के बारे में। और आपको जो है इसको हम बताए हैं कि ओलंपिक 4 प्रकार से होता है, और कौन कौन से होता है, इससे संबंधित अगर जानकारी आपको पूरा डिटेल लेना है, अभी आप लोग शायद 2 जानते होंगे, लेकिन ओलंपिक जो होता है 4 प्रकार का होता है। इसके बारे में डिटेलिंग हम आपको पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो है डिस्कस कर चुके हैं। और पेरिस ओलंपिक के बारे में पूरा शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो उसको जाके देख लीजिएगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो है, आपका पूरा जो है इतिहास कवर हो जाएगा कि कहाँ से ये शुरुआत हुआ, कब से शुरुआत हुआ, किस देश से शुरुआत हुआ, भारत इसमें कब भाग लिया, पूरा जो है आपको A to Z कंफर्म हो जाएगा। तो वहां उससे बाहर क्वेश्चन जो है पूछ ही नहीं सकता है एग्जामिनर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा देश सबसे ज्यादा अवार्ड पाया, भारत कितने नंबर पे रहा, भारत 271 नंबर पे रहा। आप ये कमेंट करके बताइए भारत कितना अवार्ड पाया और कौन कौन अवार्ड पाया। उसके बाद ये देखिएगा कि इसमें जो है कब हो रहा है, तो कब हो रहा है, 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक, 8 सितंबर तक ये आयोजित होगा। कहाँ, पेरिस में आयोजित होगा। तो ये 4 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। अगर वीडियो आप डिटेल में देखना चाहते हैं, और ये उसमें ये भी कवर किया गया ये पैरा ओलंपिक कब से शुरू हुआ, भारत उसमें कब भाग लिया, तो जाके वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वो उसको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपके एग्जाम में आपके इतना कंफर्म कोई भी आने वाला एग्जाम होगा तो वहां से क्वेश्चन आपको निकल ही नहीं सकता बाहर वहां के क्वेश्चन। और उसके बाद ऐसा भी ना हो कि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि इस साल जो है ओलंपिक हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये जो है वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एमफिल चक्रवात, एमफिल कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो विकल्प है जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा जापान। जापान का भी पूर्वी तट जो है एमफिल चक्रवात से टकराया है, पूर्वी तट से जो है एमफिल चक्रवात टकराया है। आप जानिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर आपदा कहेंगे तो ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, उसके बाद ये सब घटनाएं, चक्रवात हो गए। चक्रवात तो हालांकि ये नहीं कहते सबसे ज्यादा, लेकिन इस सब घटनाओं से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, जापान होता है। उसके बावजूद भी, इतना जो है घटनाओं के होने के बावजूद भी पूरे विश्व में अपने विकास के लिए लोहा इसको पूरा विश्व जो है लोहा मानता है, यानी अपना पूरा विश्व में लोहा मनवाता है। यहाँ लकड़ियों के घर में लोग रहते हैं, इसी के कारण कि वहाँ जो है भूकंप कब आ जाए
कब जो है सुनामी आ जाए, कब क्या हो जाए, इसी कारण से जो है यहाँ जो है लकड़ियों के घर में ज्यादा करके लोग रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम मैनेजमेंट के लिए और सब काम के लिए, अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए पूरे विश्व में जो है ये प्रसिद्ध है। तो कहाँ आया है ये एम्पिल चक्रवात? जापान में आया है। वहाँ जो है दूसरे नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात के बारे में देख लीजिएगा कि चीन और जापान के इस पूरे क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। चक्रवात का ही वे अलग नाम है उस क्षेत्र में, तो उसे जो है क्या कहते हैं? टाइफून। और उसके बाद देखिएगा बिली, ये ईस्टर्न पैसिफिक में और अटलांटिक ओशियन में इसे जो है हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। और बिली जो है इसे ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में। और वहीं देखेंगे इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में, और यहाँ इसे जो है साइक्लोन कहा जाता है। और आपसे बता दिए जापान, और जो है जापान में इसे टाइफून या टाइफू कहा जाता है, चीन और जापान वाले क्षेत्र में। और फिलीपींस वाले क्षेत्र में भी इसी से संबंधित नाम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टाइफून से संबंधित थी। तो ये देखिए बिली आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में। और हरिकेन कहाँ है? ईस्टर्न पैसिफिक माने प्रशांत के पूर्वी क्षेत्र में, और अटलांटिक ओशन में जो है ये है। तो वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये देखिएगा कब से कब टाइम है हरिकेन का किस किस क्षेत्र में कब कब ये आता है, ये इससे संबंधित वीडियो जो है डिटेलिंग आपको कर दी है, इसको देख लीजिएगा। इससे जो है नाम आपका कई बार पूछा गया कि किस क्षेत्र में किस नाम से जो है इसे संबोधित किया जाता है। तो हरिकेन पूछा है किस क्षेत्र में आता है, तो यूएसए और मैक्सिको वाले क्षेत्र में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम जो है जानिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो आपसे बता दिए लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नया वीडियो आपको मिलता रहे। और जो है ये कोई मस्ती वाला वीडियो तो है नहीं, आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको कभी भी जो है नुकसान नहीं कर सकता वीडियो। आप लोग फालतू का वीडियो भले देखेंगे इधर उधर का, और ये सब वीडियो जो है पढ़ाई वाला होता है उसे नहीं देखते हैं। यही कारण है कि हमारा देश जो है पिछड़ता जा रहा है। पूरे विश्व में जो है इतना, पूरा विश्व में हमारा देश किसी भी क्षेत्र में देखेंगे इतना पीछे है। क्यों है? जनसंख्या में विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन जो है विकास में देखेंगे किसी भी मामले में तो सबसे छोटा है, सबसे कम रहता है। अभी ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक, भारत 71वें स्थान पे है। आप देख लीजिए पूरे विश्व में जनसंख्या में हम प्रथम स्थान पे हैं, और जो है ओलंपिक का जब अवार्ड आ रहा है तो 71वें स्थान पे पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये देश के जो है देश के लिए अच्छा नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा भी है, हमारे यहाँ हमारे इंडिया में। पूरे विश्व में इससे ज्यादा युवा कहीं नहीं है। तो क्यों जो हम लोग हर मामले में पीछे हैं? चाहे आप देखिए नोबेल पुरस्कार हमें विज्ञान में कितना मिलता है, नोबेल पुरस्कार कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। शांति के क्षेत्र में 2015 में मिला था, उसके बाद से अभी तक हमको नोबेल नहीं मिला है। और उसके बाद आप जाके हिस्ट्री इसका चेक करिएगा, नोबेल पुरस्कार जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, भारत को साइंस के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में कितना मिला है, आप जाके देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। क्यों नहीं मिलता? इसका रीजन ये है कि हमारे देश में जो युवा है वो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जो है जो उनको सही चीज है वो जो है वो उस कार्य को नहीं करते हैं। फालतू का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर नेट कहीं यूज होता है तो भारत में होता है। पूरे विश्व में एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 5 से 6 घंटा हर एक व्यक्ति जो है नेट पे फालतू खर्च करता है। तो ये जो है इस तरह का डाटा है, थोड़ा सा मतलब जो भारत के लिए अच्छा बात नहीं, अच्छा खबर नहीं है कि पूरे विश्व में प्रथम होने के बावजूद भी जो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो वीडियो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहिए, यानी पढ़ाई के समय जो आप पढ़ाई करिए, वीडियो देखने में मत बिजी हो जाइए। तो टिल देन टेक केयर।